नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस फिजिक्स की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी चल रही है, जिसमें अपन ने ध्वनि का भाग 1 कर लिया है। आज अपन ध्वनि का भाग नंबर 2 देखेंगे, जिसमें 24 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेंगे, जो कि आपकी किताबों से ही बनाए गए हैं। निश्चित तौर पे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा इस सीरीज से। चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और रोजाना वीडियो देखिए। कुछ लोग क्या कि मतलब डेली वीडियोस नहीं देख पा रहे हैं, तो डेली वीडियोस अगर आप देखोगे तभी जो वो सफलता सही प्रकार से आपको मिलेगी, सही प्रकार से आपको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ठीक है, या तो देखिए ही मत, या फिर डेली देखिए, तभी आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। वैसे भी आप लोगों ने अभी पढ़ाई कम कर रखी है, तो इसको कंटिन्यू करिए आप। मतलब पढ़ाई को एक मतलब दोबारा से स्टार्ट करिए, एक नए सिरे से, एक नए टाइम टेबल के साथ बना करके। चाहे 6-7 घंटे दिन में रख लो, लेकिन लगातार पढ़िए, तभी सफलता जो वो मिलेगी मित्रों। चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का अपना 26वां प्रश्न, और वैसे जो प्रश्न है वो 26वां है, और आज का पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 26 है कि निम्न कथनों में से सही कथन नहीं है। एक, मच्छर का तारतम्य शेर से अधिक होता है। 2 है, शेर की प्रबलता अ, मच्छर से कम होती है। 3 है, मच्छर के द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति शेर से अधिक होती है। या 4, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो प्रश्न, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है और बिल्कुल आने योग्य प्रश्न है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। शेर की प्रबलता मच्छर से कम होती है। ये कथन जो वो सही नहीं है। अपने को जो कथन सही नहीं है वो पूछा है। देखिए, शेर की प्रबलता मच्छर से कम होती है। देखिए, बिल्कुल भी प्रबलता कम नहीं होती। तारत्व जो है वो मच्छर का ज़्यादा होता है और शेर का तारत्व जो वो कम होता है। और वैसे जैसे तारत्व जो उसका संबंध अपन जानते हैं किससे होता है? आवर्ती से संबंध होता है। आवर्ती कम होगी तो तारत्व भी कम होगा, तारत्व कम तो आवर्ती भी कम। इसी प्रकार से प्रबलता जो वो डिपेंड करती है आयाम पर। आयाम अगर अधिक है तो प्रबलता भी क्या होगी? अधिक होगी। और शेर का आयाम, शेर की प्रबलता जो वो मित्रों क्या होगी? ध्वनि की अधिक होती है, शेर की प्रबलता। तो ये जो है वो गलत कथन है, क्योंकि इसमें बोल रखा है शेर की प्रबलता कम होती है, जबकि शेर की प्रबलता जो वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तारत्व उसका कम होगा। तारत्व का मतलब जो अपन बोलते समय जो तंतु जो एक प्रकार से कंपन करते हैं वो कम होगी, है ना, प्रबलता। सॉरी, तारत्व जो है वो शेर का कम होगा, मच्छर का तारत्व अधिक होगा। तीखी आवाज, तीक्ष्णता भी जिसको अपन बोले, है ना। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज है तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है। इस तरंग की तरंगदैर्ध्य की गणना कीजिए। देखिए, अपन जानते हैं जो तरंग वेग होता है, तरंग समीकरण अपन उसको बोल सकते हैं। उसमें जो तरंग वेग होता है, उस तरंग वेग का इक्वेशन क्या होता है? तरंग वेग बराबर होता है मित्रों आवर्ती, और आवर्ती के साथ गुणा में क्या आता है? आवर्ती के गुणा में आता है तरंग दैर्ध्य। ठीक है, तो इन दोनों का जो गुणा है वो किसके बराबर होता है? आपका तरंग दैर्ध्य, आपके तरंग वेग के बराबर होगा। और यहाँ पे आपको तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। तो तरंग की आवर्ती आपको दी गई है, आवर्ती तो 220 हर्ट्ज है, गुणा तरंग दैर्ध्य आपको लेमडा से अपन लिखते हैं, इसको अपने को फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे वेग जो है वो 440 मीटर प्रति सेकंड दे रखा, तो इसका भाग लगेगा इधर। तो 440 में अपन जब 220 का भाग लगाएंगे तो सीधा सीधा 2 बार जाएगा। तो लेमडा यानी कि जो तरंग दैर्ध्य का मान है वो कितना आ जाएगा? 2 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर साथियों रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला आपका प्रश्न है, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। 1 एल्यूमिनियम में, 2 निकल में, 3 स्टील में और 4 लोहे में। तो ध्वनि की चाल सर्वाधिक जो होती है, देखिए सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद सबसे कम होती है गैसेज में। ठीक है, तो ध्वनि की जो चाल है वो निर्वात में नहीं होती। ठीक है, तो ध्वनि की चाल जो सर्वाधिक ठोस में होगी, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे ठोस हैं। अब ठोस में भी सर्वाधिक किसमें होती है? ठोस में भी जो सर्वाधिक होती है मित्रों वो एल्यूमिनियम में होती है। और एक सारणी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने ये रही, किताब में, राजस्थान बोर्ड की किताब में दे रखी है। आपके पास अगर वो बुक्स नहीं है तो इस सारणी को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या कुछ भी कर लीजिएगा। देखिए, सर्वाधिक एल्यूमिनियम में होती है, निकल में होती है, उसके बाद स्टील में, फिर लोहे में, फिर पीतल में। ठीक है, इसके बाद समुद्री जल में, फिर आसुत जल में यानी शुद्ध जल में। समुद्री जल में स्पीड ज़्यादा होगी, आसुत जल में कम होगी। इथेनॉल जो है उसमें आपकी स्पीड जो है वो मेथेनॉल की अपेक्षा ज़्यादा होगी।
इसी प्रकार हाइड्रोजन एक ऐसी गैस है जिसमें मेथेनॉल से भी अधिक स्पीड आती है और एथेनॉल से भी अधिक स्पीड आती है। इसके बाद हीलियम, वायु, ऑक्सीजन, ये इन सभी माध्यमों में जो है चाल ध्वनि की दे रखी है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारणी है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है परीक्षा में, है ना, सीधा सीधा प्रश्न बन सकता है। चलिए आगे बढ़े, अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। निम्न में से सत्य है, एक परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब तथा ध्वनि के आपतन तथा परावर्तन होने की दिशा के बीच बने कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन दोनों बराबर होंगे। दूसरा, आपतित ध्वनि, परावर्तित ध्वनि एवं अभिलंब एक ही तल में होते हैं, ये भी सही है। तीसरा है, ध्वनि का परावर्तन भी प्रकाश के परावर्तन के नियमों को फॉलो करता है, या उस मतलब प्रकाश के परावर्तन की तरह ही होता है। तो ये भी सही बात है। देखिए ध्वनि और प्रकाश का जो परावर्तन है वो बिल्कुल सेम नियमों पर होता है, तो सारे वही के वही नियम हैं। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का आपका आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए मित्रों अगला आपका प्रश्न, और इस प्रश्न पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए बायोलॉजी के टॉपिक वाइज सारे प्रश्न मैंने कंप्लीट करवा दिए, लगभग 800 प्लस प्रश्न बने हैं। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करा दी है इंस्टा मोजो पर मात्र 50 रुपये में। ठीक है, मात्र 50 रुपये में 800 प्रश्न, वो भी राजस्थान बोर्ड की किताबों से फुल कंक्लूजन के साथ, ठीक है, आपको अवेलेबल करवाए हैं। और उसमें आपकी बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो सकती है। वो पीडीएफ अगर आप लेना चाहो तो इंस्टा मोजो स्टोर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। साइंस के 51 मॉडल पेपर की पीडीएफ अवेलेबल है, साइकोलॉजी के 55 मॉडल पेपर वहाँ अवेलेबल हैं, नोट्स भी सारे अवेलेबल हैं, तो आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा मित्रों अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं, केवल परचेज आपको नहीं करने हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजी के सारे वीडियो कंप्लीट डाल रखे हैं। प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा कि रीट विज्ञान के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में बायोलॉजी से अपन ने स्टार्ट किया था, बायोलॉजी के वीडियोज़, उसके बाद अभी अपने फिजिक्स के वीडियो चल रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को भी करेंगे, सारी साइंस करेंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को जुड़िएगा, तभी फ़ायदा मिल पाएगा। चलिए 30वां आपका प्रश्न है कि कमरे के ताप पर यदि ध्वनि की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड माने तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी होनी चाहिए। तो देखिए मित्रों, जो अपनी दूरी होती है वो क्या होती है, आपकी दूरी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। एक प्रकार से चाल गुणा अपना समय होता है दूरी का। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक प्रकार से ध्वनि की चाल दे रखी है 350 मीटर प्रति सेकंड। समय अपन जानते हैं कि कम से कम दूरी पूछे तो कम से कम समय कितना होता है प्रतिध्वनि सुनने के लिए। देखिए कल वाले वीडियो में 0.15 सेकंड था। ठीक है, वो ऑप्शंस जो थे उसके आधार पे 0.15 सेकंड ठीक था, लेकिन 0.10 सेकंड जो इसका बिल्कुल सही शुद्ध उत्तर होगा कि कम से कम जो समय चाहिए, ठीक है, वो 0.10 यानी कि 0.1 सेकंड चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए मिनिमम। ठीक है, तो 0.1 अपन मानेंगे यहाँ पे, तो 0.1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी अपने पास आ जाएगी कितनी, 35 मीटर की दूरी अपने पास निकल के आ गई। अब देखिए मित्रों, यहाँ पे सब लोग पहला ऑप्शन दबा के आ जाएंगे जो कि गलत है। यहाँ पे होगा क्या, देखिए कमरे के ताप पर यदि ध्वनि की चाल अपने को दे रखी है, माने तो स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी कितनी होगी। अब देखिए मित्रों, एक व्यक्ति यहाँ पे आपका खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा है और इधर क्या है, ये एक कमरे में मान लीजिए खड़ा है और इस दीवार की तरफ मुंह करके बोल रहा है, तो इधर ये दीवार से टकराएगी और फिर ये वापस आएगी, है ना। तो ये टकरा कर वापस आ रही है, तो ये जो दूरी दे रखी है ये आपकी पहले गई और फिर वापस आई, तो ये पूरी दूरी आपकी 35 मीटर दी हुई है। ठीक है, अब अपने को कम से कम दूरी बतानी है तो निश्चित ही 35/2 नहीं होगी, क्योंकि जाने की अपन नहीं गिनेंगे। प्रतिध्वनि कहाँ से होगी, यहाँ से टकराने के बाद जो आएगी वही तो प्रतिध्वनि होगी अपनी, तभी तो कानों में आएगी। तो ये दूरी मिनिमम कितनी हुई अपनी, 17.5 मीटर, यानी कि 35/2 अपने को करना पड़ेगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है समझे होंगे आप इस चीज़ को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि किसी बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परावर्तन के कारण काफ़ी समय तक बनी रहती है, यह घटना कहलाती है। देखिए अपन जानते हैं बड़े हॉल में जब अपन बोलते हैं तो दीवारों से आवाज़ टकरा कर कई बार काफ़ी समय तक कंपन मतलब एक प्रकार से गूंजती रहती है आवाज़। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, उस घटना को अनुरणन कहते हैं। ऑप्शन 1 सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, ध्यान में रखिएगा इसको भी। चलिए आगे बढ़ें, अगला प्रश्न
भूकंप के समय उत्पन्न होने वाली तरंगे हैं सर्वे तरंगे, अपसर्वे तरंगे, परासर्वे तरंगे या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, भूकंप के समय जो उत्पन्न होने वाली तरंगे होती हैं वो आपकी होती हैं अपसर्वे तरंगे। कौन सी होंगी? अपसर्वे तरंगे, यानी कि जिनकी आवृत्ति कितनी होगी? 20 हर्ट्ज से भी कम होगी। 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि है वो मित्रों उत्पन्न होती है भूकंप की तरंगों से। ठीक है, इसके अलावा 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि वाले और कौन हैं? तो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि वाला जो है वो, उसमें अपन कुछ और एग्जांपल्स देखें तो ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो भी 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न करता है, ज्वालामुखी विस्फोट। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। अगला है आपका हाथी जैसे जो प्राणी हैं उनमें भी जो उत्पन्न ध्वनि है वो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो आवर्ती की बात है यहाँ पे। ये आपको लगेगा कि ये तो बहुत तेज आती है आवाज़, लेकिन ऐसा नहीं है। भूकंप के समय उत्पन्न जो होने वाली तरंगे उनकी अपसर्वे तरंगे होंगी, 20 हर्ट्ज से कम की उनकी ध्वनि होगी। और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि और किस में होगी? ज्वालामुखी विस्फोट में, हाथी जैसे प्राणियों में उत्पन्न जो ध्वनि है वो भी आपकी 20 हर्ट्ज से कम की होती है। ठीक है मित्रों, तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही होगा। इसके अलावा व्हेल मछली के लिए भी यहाँ पे 20 हर्ट्ज से कम की अपसर्वे तरंगे उत्पन्न करती है, तो ऑप्शन 2 इसका निश्चित ही सही आंसर होगा। और आप जानते हो परासर्वे तरंगे यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि जो है वो आपकी परासर्वे तरंगे होती हैं। ठीक है, सर्वे रेंज के इन दोनों के बीच की जो मानव कर्णों के द्वारा सुना जा सकता है, तो ऑप्शन 2 सही होगा, जो कि मानव के द्वारा नहीं सुनी जा सकती भूकंप तरंगे, तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला आपका प्रश्न है कि परासर्वे ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है हवाई अड्डों पर धुंध दूर करने में, अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन में, और तीसरा है समुद्र की गहराई ज्ञात करने में, और 4 है उपयुक्त सभी। तो मित्रों इस प्रश्न का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। परासर्वे जो ध्वनि तरंगी होती है उनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से अधिक इनकी आवृत्ति होती है परासर्वे ध्वनि तरंगों की। तो इनका जो उपयोग है वो इन सभी में किया जाएगा। इसके अलावा चमगादड़ की जो ध्वनि है एक प्रकार से, और बिल्ली, कुत्ते, कीट आदि के द्वारा जो उत्पन्न जो एक प्रकार से तरंगे हैं वो आपकी परासर्वे ध्वनि तरंगे होंगी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? यहाँ पे आपका सही जो उत्तर रहेगा मित्रों इसमें, वो आपका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, उम्मीद करूँगा प्रश्न आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर नहीं किया है तो शेयर भी ज़रूर करें, और चैनल से ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा आपको। चलिए, ध्वनि के बहुल परावर्तक हैं लाउड स्पीकर, शहनाई, स्टेथोस्कोप और उपयुक्त सभी। तो ध्वनि के बहुल परावर्तक हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल की सतह जो है वो वक्राकार बनाई जाती है, अपन सब लोग जानते हैं। ये क्यों बनाई जाती है? इससे क्या होगा कि ध्वनि जो उसमें उत्पन्न हुई है उसमें परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में जो पहुंच जाएगी, इसलिए छत को क्या बनाया जाता है? वक्राकार बनाया जाता है ना। आवाज़ टकराई, इधर पहुंच गई, इधर टकरा के इधर, इस प्रकार से, है ना। तो चारों तरफ आवाज़ टकरा करके सभी जगह जो है, सभी दिशाओं में एक प्रकार से आवाज़ पहुंचती है। इसको बहुल परावर्तन अपन बोलते हैं। और उसके उपकरण जो है एक प्रकार से लाउड स्पीकर भी है, शहनाई भी है, स्टेथोस्कोप भी है। तो उपयुक्त सभी यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, पराध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी में, उन वस्तुओं की सफाई करने में जिन तक पहुंचना औजारों का पहुंचना कठिन होता है, और 4 है उपयुक्त सभी। तो सारी चीज़ों में पराध्वनि तरंगे यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। अगला प्रश्न, सोनार के लिए सही है, इसमें रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 2, इसमें परासर्वे ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। 3, इसके द्वारा समुद्र में स्थित पिंडों की दूरी मापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो अगला आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, 2 व 3 दोनों।
तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वो आपके देखिए सही ऑप्शन पूछा, तो इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं तो ये तो सही नहीं है। इसमें ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि तरंगे यानी कि जो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि तरंगे उनका उपयोग करते हैं अपन, तो 2 भी सही है और 3 भी। तो ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का जो है उत्तर मित्रों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। और साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग इसका पूरा नाम रहेगा, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है कि निम्न में से किस में कंपन के कारण हमें ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, किस में कंपन के कारण ऐसा होता है? कर्ण पल्लव, कर्ण पटल, स्वर्ण नलिका या उपयुक्त तीनों। तो मित्रों इसका उत्तर जो रहेगा वो रहेगा किस में कंपन के कारण, है ना। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा देखिए कर्ण पटल के कारण। तो ऑप्शन 2 सही होगा। कर्ण पटल जिसको अपन कान का पर्दा बोलते हैं ना, कान का पर्दा, कान का जो पर्दा होता है उसमें कंपन के कारण जो अपने को ये सारी चीज़ें सुनाई देती हैं। तो जब कान में जब अपने ध्वनि जाती है तो पर्दा पीछे की तरफ गति करेगा, यानी कि उसके ऊपर धक्का लगेगा तो वो अंदर की तरफ गति करेगा, और जब ध्वनि रुकेगी तो बाहर की तरफ गति करेगा। इस प्रकार से कंपन करता है पर्दा। ठीक है, पर्दा जो है वो इस प्रकार, देखिए मान लीजिए इस प्रकार से ध्वनि अंदर गई तो इस प्रकार से पर्दा हो जाएगा। ठीक है, इतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा। इसके बाद दोबारा से पहले वाली स्थिति में और विरलन में इस प्रकार से, तो ये कंपन करता रहेगा पर्दा, है ना। तो ये पर्दा इस प्रकार से कंपन करता रहता है, और इसी वजह से फिर आगे जो वो संकेत जो वो आगे जो अपने कान में और भी चीज़ें हैं वो उन संकेतों को बदल देती हैं, मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, फिर अपने को ध्वनि सुनाई देती है। तो हालांकि कान वाला जो अपना है वो अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक प्रश्न ये डाल दिया है अपने सिलेबस में, बाकी इसको नहीं दिया गया है। अगला आपका 38वां प्रश्न कि मध्य कर्ण में स्थित कौन से हड्डियां कंपनों को कई गुना कर देती हैं? मुगदरक, निहाई, वहयक या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। सभी का इस चीज़ में काफ़ी रोल होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही होगा। कई गुना ये जो है वो कंपनों को कई गुना कर देती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपका मानव कर्ण में कंपनों को विद्युत संकेतों में कौन बदलता है? कर्ण पटल बदलता है। देखिए कर्ण पटल तो नहीं बदलता है, ये तो कंपन करने का कार्य करता है। फिर कहते हैं पिन्ना बदलता है, फिर कहते हैं कि कर्णावृत बदलता है, या स्वर्ण नलिका। तो मित्रों इसका आंसर होगा कर्णावर्त जो है वो बदलता है। ये आंतरिक कर्ण में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है? आंतरिक कर्ण में, आंतरिक कान में ये स्थित होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए, कान से संबंधित बनने वाले 3 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं, इनमें से आपको देखने को मिल जाएगा अगर प्रश्न आया तो, बाकी संभावना इसमें से आने की कम है। चलिए आगे बढ़ें। 40वां प्रश्न कि राडार का आविष्कार किया गया टेलर व लियो यंग के द्वारा, रोजर मेनन के द्वारा, थियोडोर मेमन के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए राडार का जो आविष्कार किया गया वो टेलर व लियो यंग के द्वारा किया गया। अगला आपका प्रश्न रडार के लिए सही नहीं है। एक, इसमें रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है, तो देखिए ये तो सही है। दूसरा, दूर की वस्तु का पता लगाने में तथा उनकी स्थिति, दिशा और दूरी ज्ञात करने में भी इसका उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। अगला है, इसके द्वारा वस्तु की बनावट के बारे में सूक्ष्म ब्यौरा जैसे रंग आदि का पता नहीं चलता। तो ये भी देखिए बिल्कुल ठीक है। तो रंग आदि का ब्यौरा नहीं चलता इसमें। एक प्रकार से इसमें क्या है कि जैसे आकृति पता लग जाती है, कोई आकृति आ रही है, बिल्कुल फिक्स नहीं पता चलता रडार के द्वारा। ठीक है, तो 4 इनमें जो वो सही उत्तर होगा, क्योंकि सारी बातें बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर इसका रहेगा। ठीक है मित्रों, चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न है कि रेडियो तरंगों के आविष्कारकर्ता कौन है? थियोडोर मेमन है, टेलर व लियो यंग है, या हाइनरिच हेटर्स हैं, या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए हाइनरिक हेटर्स के जो नाम, हेटर्स का जो नाम है, इसको कई जगह हेनरिक, ठीक है, हेनरिक हर्ट्ज भी लिखा होता है इसको। ठीक है, तो क्योंकि इंग्लिश का नाम है, इसमें हिंदी में अपन कई प्रकार से इसको बोल सकते हैं। कै को खै, के एस से लिखा जाएगा तो खै पढ़ लेंगे, अकेला के है तो कै पढ़ लेंगे, इस प्रकार से। तो यही इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला प्रश्न, रेडियो तरंगों की गति होती है 18,06,999 मील प्रति सेकंड, 18,07,999 मील प्रति सेकंड, 17,06,999 मील प्रति सेकंड, या 19,06,999 मील प्रति सेकंड। तो मित्रों इसका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1,
4,06,999 मील प्रति सेकंड रेडियो तरंगों की गति होगी। अगला प्रश्न, ध्वनि की प्रबलता के लिए सत्य कथन है। यह आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। दूसरा, यह क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, थोड़ा ये गलत लिखा गया, क यहाँ पे आधा कर लीजिएगा, नीचे आ जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तीसरा, ध्वनि व हवा की दिशा समान होने पर प्रबलता अधिक होती है, या 4 उपरोक्त सभी। तो देखिए सारी बातें बिल्कुल सही हैं। ध्वनि की प्रबलता के लिए सत्य कथन पूछा है अपने को, तो प्रबलता निश्चित तौर पे आयाम पे डिपेंड करती है और आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। ठीक है, और क्षेत्रफल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है निश्चित तौर पे ध्वनि की जो प्रबलता है वो। ठीक है, इसके अलावा ध्वनि, और इसको तो अपन बिल्कुल सिंपली भी देखिए समझ सकते हैं, क्षेत्रफल बढ़ते ही निश्चित तौर पे ध्वनि की प्रबलता कम हो जाएगी। भाई एक तो छोटे कमरे में आप बोलेंगे प्रबलता अधिक सुनाई देगी, एक बड़े हॉल में या खाली क्षेत्र में खेत में जाकर के बोलेंगे तो कम सुनाई देगा, है ना। तो फर्क पड़ता है इस चीज़ का, क्षेत्रफल का भी आपका। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही इसका उत्तर रहेगा, सारी बातें बिल्कुल ठीक हैं। अगला आपका जो प्रश्न है वो है, कितनी डेसिबल से अधिक की ध्वनि असहनीय होती है। तो देखिए 80 डेसिबल ये फिक्स किया गया है, 80 डेसिबल, और शहरी क्षेत्रों के लिए 45 डेसिबल फिक्स किया गया है एक प्रकार से, उससे अधिक एक प्रकार से शोर में आता है आपका ना। तो 80 डेसिबल यहाँ पे सही आंसर आपका रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव अपसर्व्य ध्वनि सुन सकता है। कुत्ता, चमगादड़, राइनोसोरस जिसको अपन गेंडा बोलते हैं, और 4 है मनुष्य। तो मित्रों अपसर्व्य ध्वनि जो सुन सकता है वो है आपका राइनोसोरस। गेंडा जो है वो अपसर्व्य ध्वनि सुन सकता है, यानी कि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उस ध्वनि को भी जो वो गेंडे के द्वारा सुना जा सकता है। तो ऑप्शन 3 सही होगा। अगला आपका प्रश्न, 1 हर्ट्ज किसके बराबर होता है। तो देखिए 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 कंपन प्रति मिनट, या 10 कंपन प्रति मिनट, या 60 कंपन प्रति मिनट, या 600 कंपन प्रति मिनट। तो देखिए 1 हर्ट्ज का मतलब है 1 सेकंड, 1 सेकंड में 1 कंपन, 1 सेकंड में 1 कंपन अगर हो रहा है तो वो आपका क्या कहलाएगा, 1 हर्ट्ज कहलाएगा। यहाँ पर क्या बोल रखा है, 60 कंपन 1 मिनट में, तो 60 कंपन 60 सेकंड हो गए, तो वही एक ही बात है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न, जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता है। वेग, आयाम, आवृत्ति, या तरंग दैर्ध्य। तो देखिए जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है, यानी माध्यम जब चेंज होगा, ठीक है, जब भी माध्यम चेंज होता है तो माध्यम चेंज होने पर केवल और केवल आपकी आवृत्ति ही एक ऐसा है जो नहीं बदलेगा। बाकी वेग, आयाम और तरंग दैर्ध्य सभी बदल जाते हैं, लेकिन आवृत्ति में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आपकी वही रहेगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर जो है वो मित्रों रहेगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न देखें कि 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से कोई ध्वनि तरंग समुद्र की सतह से 4 सेकंड में वापस लौट आती है, तो बताइए समुद्र की गहराई कितनी है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा, 400 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रही है, v का मान आपके पास है 400 मीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा ध्वनि की तरंग समुद्र की सतह से 4 सेकंड में वापस लौट आती है, यानी गई भी और वापस भी आई है। ठीक है, तो ये अपन एक प्रकार से देखें तो अपने पास जो समय है, टाइम जो है वो 4 सेकंड दे रखा है। और अपन जानते हैं मित्रों सोनार के लिए जो अपना जो निश्चित तौर पे देखिए क्या हुआ है यहाँ पे कि जो दूरी है वो आपकी डबल होगी, क्योंकि एक बार तो आपकी समुद्र की गहराई में तरंग गई है, किसी जहाज़ से मान सकते हैं आप, किसी से भी मान सकते हैं, ये यहाँ से गई है और फिर वापस भी लौट करके आई है। तो एक बार जाने और एक बार आने दोनों की दूरी होगी, तो 2d इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है v इक्वल्स इंटू टी, यानी कि वेग इंटू टाइम। तो देखिए चाल या वेग अपन कितनी है यहाँ पे 400 मीटर प्रति सेकंड, तो 400 और समय कितना है 4 सेकंड। और निश्चित तौर पे दूरी अपने को फाइंड आउट करनी है, तो सिर्फ d ज्ञात करेंगे, बटा में 2 भी लगाएंगे तो काट दिया इसको, तो 800 मीटर। ठीक है, तो समुद्र की गहराई कितनी है, देखिए 2d होता तब तो निश्चित तौर पे दोनों तरफ की दूरी आ जाती, केवल d अपने को फाइंड आउट करना है, तो आपका 800 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा 800 मीटर। तो मित्रों ये थे आपके 49 प्रश्न ध्वनि से संबंधित। आज 24 प्रश्न किए अपन ने, कल वाले वीडियो में अपन ने 25 प्रश्न किए थे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 49 प्रश्न हुए और 49 प्रश्नों में आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को ऑल पे कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें और आपको इन चीज़ों का फ़ायदा मिल सके। चलिए साथियों, मिलेंगे अपन अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।